आशुतोष महाराज जो है ये तथाकथित महाराज है। हम लोग इनको महाराज महाराज नहीं समझते हैं। ये भी एक टूल है, ये टूल के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये डायरेक्ट इनके संपर्क में कौन है, कहाँ से इनको ऊर्जा आ रही है, कहाँ से इनको इतनी ताकत आ रही है। अब आप देखिए कि इनकी इतनी ताकत है इनके पास कि ये शंकराचार्य का भी मोर्चा ले रहे हैं, जो धार्मिक हिसाब से और इतने पावरफुल हैं, इतने ताकतवर हैं, उनसे भी ये मोर्चा ले रहे हैं। और दूसरा जो है, जो पूरी भाई मुख्यमंत्री के बाद तो उप मुख्यमंत्री ही होता है, अगर ये उसको चैलेंज कर रहे हैं तो इनके पीछे वो बड़ी ताकत है ना। एक साधारण साधु, साधारण व्यक्ति, साधारण आदमी कैसे इतना बड़ा मुकाबला कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक धधकती हुई खबर निकलकर सामने ये आई है कि ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अब उन पर एफआईआर दर्ज होगी और वो जेल जाएंगे। आशुतोष महाराज का कम से कम यही मानना है। वहीं आशुतोष महाराज जो अभी तक शंकराचार्य के पीछे पड़े हुए थे, अब ब्रजेश पाठक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। क्यों, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका, आपके दर्शकों का। सर ये आशुतोष महाराज जो है पहले कांड कर चुके हैं, बीच में फिर शांत हो गए और अब फिर इनके कांड निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से आशुतोष महाराज ने अपने फेसबुक पोस्ट में ब्रजेश पाठक को लेकर लिखा है, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी तरफ ये कोतवाली भी पहुंच रहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। ये मामला किधर जाता हुआ दिख रहा है सर? देखिए हिमांशु, अगर ये आप सारे मामले को समझें तो इसको मैं एक दूसरे मामले से जोड़ के देखता हूं कि अगर आप 2024 लोकसभा चुनाव में चले जाएं, प्रधानमंत्री की रैली सहारनपुर में हो रही थी और इसी प्रकार से ठाकुरों की एक पंचायत भी सहारनपुर में हुई थी। और इन चुनाव के दौरान आचार संहिता लग जाती है, धारा 144 लग जाती है, बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, प्रशासन का बड़ा सख्त दबाव रहता है। लेकिन उसी दौरान हमने देखा कि 60-70 हजार लोग इकट्ठे हो गए और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। तो इसका क्या मतलब है, उसको कहां से इशारा था, किसके इशारे पे वो कर रहा था। तो क्या आशुतोष गिरी हैं, आशुतोष महाराज हैं, आशुतोष गोस्वामी है, आशुतोष, ये तो सब कुछ है। आशुतोष इनके 75 नाम है। अब ये जो है ये शंकराचार्य से भी ऊपर हो गए और धर्म का ध्वजा लेके सनातन धर्म को बचाने निकले हैं ये तलवार लेके। ये हो सकता है फरसा वगैरह भी ले ले थोड़े दिनों में, क्योंकि इनसे बड़ा कोई सन्यासी साधु तो हमें दिखाई दे नहीं रहा है ये, क्योंकि ब्रह्मचारी भी है ना। तो आप ये देखिए कि ये कर किसके इशारे पे रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद देखिए, डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के भाई मजबूत नेता है। और तो भारतीय जनता पार्टी से पहले दूसरे दलों में भी रहे हैं, मजबूत नेता है, अपने क्षेत्र के सरकार में है और दिल्ली तक उनके तार जुड़े हुए हैं। अगर ये उनको चैलेंज कर रहा है और ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उनके साथ ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो इसके कहीं ना कहीं कंधे पे हाथ किसी मजबूत तो शख्सियत का रखा हुआ है, तभी तो ये इतनी हिम्मत जुटा रहा है। नहीं तो यहाँ किसी की हिम्मत कहाँ है। यहाँ तो कोई जरा सी सरकार के खिलाफ खबर लिख दे, जरा सा कोई सवाल पूछ ले, जरा सी कोई टिप्पणी कर दे, तुरंत यूपी पुलिस आ जाती है और उसको घसीटते हुए लेके जाती है। तो इसको इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। ये ठेकेदार बने हुए हैं सनातन धर्म के, किसने इनको अधिकार दिया है। ये आपने देखा किस प्रकार से छींचा लेदर करने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी शंकराचार्य की। और अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ पीछे पड़ गए हैं। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं। तो देखने वाली बात यह है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सत्ताधारी दल का ही कोई ताकत इनके साथ है जो इनको बढ़ाने का काम कर रही है। जी। अच्छा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जब शंकराचार्य का पूरा प्रकरण होता है तो उसमें कहते हैं कि कालनेमी है कोई। अब वो कालनेमी कौन है, इशारा एक ही तरफ जा रहा था, हर कोई जानता है। तो योगी आदित्यनाथ जो पूरे शंकराचार्य का प्रकरण हुआ उसमें एक तरफ खड़े हैं। दूसरी तरफ हमने देखा पहले डिप्टी सीएम जो कि
मौर्य जी जो है जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, जिस तरह से शंकराचार्य का समर्थन करते हैं, ब्रजेश पाठक उस वक्त तक सीन में आए नहीं थे। 1 महीने बाद लगभग वो बयान देते हैं और 1 महीने बाद ही वो तस्वीरें आती हैं जो बटुकों को जिस तरह से वो खिला रहे थे, जिस तरह से उनका सम्मान कर रहे थे। तो ब्रजेश पाठक ने इन 1 महीने के भीतर क्या कुछ किया या फिर क्या वो अपने आप को बढ़ाने के लिए कर रहे थे, इसका खुलासा भी आशुतोष महाराज कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है अब जब ये मामला इतना बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं पोल पट्टी उन सभी लोगों की खुल रही है जो कथित तौर पर सनातन सनातन कहते तो हैं, उस पद को भी ग्रहण करते हैं, लेकिन असलियत उनकी कुछ और है। अब ब्रजेश पाठक जी की असलियत क्या आशुतोष महाराज के जरिए सामने आएगी या फिर आशुतोष महाराज की असलियत ब्रजेश पाठक के जरिए सामने आएगी? देखिए हिमांशु, ये राजनीतिक मामला है, सियासी मामला है, और ये सियासी नूरा कुश्ती चुनाव के मद्देनजर चल रही है। इसको समझने के लिए हमें कई सारे एंगल से इस चीज को देखना होगा। आप देखिए कि कुछ दिन पहले एकाएक एक दूत पहुंचे थे दिल्ली से, विनोद तावड़े जी, और उन्होंने लगातार मीटिंगें और सारी चीजें करी, और उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेस्ट बंगाल में थे। उसके बाद जो है कल मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर में थे, एक दिन वो नोएडा में थे। तो इस तरह की चीजें हैं कि मुख्यमंत्री बाहर घूम रहे हैं और दिल्ली में लखनऊ में बैठ के आप दूसरी चीजें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और जो प्रदेश के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अपनी नई सूची तैयार कर रहे हैं, लेकिन सूची जारी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं बहुत मतभेद चल रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत उठापटक चल रही है जो अभी तक बाहर नहीं आ रही है। मैं लगातार कहता हूं कि दिल्ली और लखनऊ में बहुत तल्खी है, बहुत, और वो तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि कई लोगों का मानना यह है कि ये जो सारा मामला हुआ है शंकराचार्य का, ये दिल्ली के इशारे पर हुआ है ताकि योगी को बदनाम करके, जो उन्होंने एक कट्टर हिंदूवादी छवि बनाई है, जो उन्होंने बुलडोजर बाबा की छवि बनाई है, तो उनकी उस छवि को धूमिल करने के लिए, उस छवि को उस पर डेंट मारने के लिए ये षड्यंत्र दिल्ली की तरफ से चलाया जा रहा है। अब इसमें अलग अलग खेमे बन गए हैं, एक खेमा दिल्ली का है और एक खेमा लखनऊ का है। अब दिल्ली के खेमे के माने जाते हैं कि चाहे वो डिप्टी सीएम मौर्य जी हो चाहे पाठक जी हो, दोनों दिल्ली के खेमे के माने जाते हैं। नहीं तो आप ये देखिए कि जब शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था तब तो कुछ बोले नहीं पाठक जी, और एकाएक उनको आकाशवाणी हुई दिल्ली से कि भाई वो बटुक ब्राह्मणों को बुलाओ जिनकी चोटियां खींची गई थी, वो देखो दर्द वगैरह तो चोटी में नहीं हो रहा है, और उनका थोड़ा सेवा पानी करो और उनको जो है ये सारा नाटकबाजी दिखाओ ताकि मीडिया में आए। तो ये दोनों तरफ से नूरा कुश्ती चल रही है। आशुतोष महाराज जो है ये तथाकथित महाराज है, मैं हम लोग इनको महाराज महाराज नहीं समझते हैं, ये भी एक टूल है, ये टूल के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये क्या डायरेक्ट इनके संपर्क में कौन है, कहां से इनको ऊर्जा आ रही है, कहां से इनको इतनी ताकत आ रही है। अब आप देखिए कि इनकी इतनी ताकत है इनके पास कि ये शंकराचार्य का भी मोर्चा ले रहे हैं, जो धार्मिक हिसाब से और इतने पावरफुल हैं, इतने ताकतवर हैं, उनसे भी ये मोर्चा ले रहे हैं। और दूसरा जो है, जो पूरी भाई मुख्यमंत्री के बाद तो उप मुख्यमंत्री ही होता है, अगर ये उसको चैलेंज कर रहे हैं तो इनके पीछे कोई बड़ी ताकत है ना। एक साधारण साधु, साधारण व्यक्ति, साधारण आदमी कैसे इतना बड़ा मुकाबला कर सकता है। तो ये विचारणीय विषय है कि ये ताकत कहां से आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि ये सियासी लड़ाई है, और इस सियासी लड़ाई में कुछ लोग मोहरे बने हुए हैं, और ये भी एक मोहरा है। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। और देखिए पैटर्न, देखिए आप हाल ही का पैटर्न आप देख लीजिए बिहार का, कि भाई नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार के फेस पे चुनाव लड़ा गया, और आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो गए। तो क्या ये उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है? सीएम हो गए, सीएम हो गए, सॉरी, डिप्टी, जो क्या इसी प्रकार का ये मामला जो है उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है कि चुनाव जो है योगी जी के चेहरे पे लड़ा जाए और चुनाव जीता जाए योगी जी के चेहरे पे, और बाद में उन पे इतने डेंट लगा दिया जाए, इतना उनको बदनाम कर दिया जाए कि बाद में पार्टी ही कहे
पार्टी के लोग ही कहें कि आपको सीएम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आपके ऊपर तमाम आरोप हैं, तमाम संत समाज आपके खिलाफ है, तमाम इस तरह के लोग आपके खिलाफ है, तो उस तरह से कुछ न कुछ ऐसी कोई चीज की जाए ताकि योगी को हटाया जाए। क्योंकि योगी 10 साल से हट नहीं रहे हैं और इनको हर जगह डमी सीएम चाहिए। तो डमी सीएम लाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र में योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र है और ये पार्टी के अंदर से ही चल रहा है। इसमें कोई आप विपक्ष देखें या कुछ देखें, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज आप ये भी देखेंगे और ये पूरा पैटर्न 2024 के लोकसभा चुनाव से आप अगर इसको विश्लेषण करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आप विपक्ष का देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, उसको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश में जो आपदा आई हुई है, उसमें एक बहुत अच्छा अवसर समाजवादी पार्टी को मिल सकता है और वो उसी अवसर की तलाश में है। उसी के मद्देनजर उन्होंने पीडीए बनाया है। उस पीडीए में जिस प्रकार से 24 में दलितों को लगा था कि भाई हमारा अपमान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में हमारा अपमान हो रहा है, उसी तरीके से दोबारा कहीं विधानसभा चुनाव में अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान भी उत्तर प्रदेश में हो सकता है। दोनों की लड़ाई में फायदा किसी तीसरे को हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं भी हम देखते हैं। हालांकि अभी समय है, अभी तो आप पहले वेस्ट बंगाल का चुनाव निपट जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम शुरू होगा और संग्राम ये त्रिकोणीय होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दो कोण हो गए, तीसरा कोण विपक्ष का हो गया, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब इसमें किसको हानि किसको लाभ होता है ये देखते हैं जी। अच्छा, मायावती जी इधर जो है बड़ी कॉन्शियस हो गई हैं अपने वोट बैंक को लेकर। हमने देखा इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया और फिर से कह रही हैं कि सिर्फ नीले रंग के इस्तेमाल से कुछ नहीं होगा, दलितों पर सिर्फ बसपा का प्रभाव। कल अखिलेश यादव नीला गमछा पहने हुए नजर आए थे, तो उसको लेकर एक तरह से मायावती जो है तंज कसती हुई नजर आ रही है कि नीले गमछे के इस्तेमाल से कुछ नहीं होगा, आप जो है हमारा वोट बैंक थोड़ी ना हड़प लोगे, वो तो हमारा ही है। लेकिन असल में मायावती जी इतनी डरी हुई क्यों है, इसकी चर्चा तो हम कई बार कर चुके हैं सर। देखिए आशुतोष, आपको ये देखना होगा कि मायावती जी जो चुपचाप बैठी हुई हैं और मजे वाली बात ये देखिए कि वो विपक्ष को आरोप लगा रही है, वो अखिलेश पर टारगेट कर रही है, अखिलेश को टारगेट कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से जैसे उनको कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भीमराव अंबेडकर की जितनी मूर्तियां हैं सबके ऊपर छतरी लगाई जाएगी क्योंकि वो बारिश में भीग रहे हैं, उनके कपड़े खराब हो रहे हैं। देखिए कितनी चिंता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से चंद रोज पहले हो गई है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग भी, चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एकाएक सबको अंबेडकर याद आ गए हैं। मायावती जी को अंबेडकर याद नहीं आए, जो है जो जानी ही जाती है इसके लिए और जो करती रही है प्रोग्राम, वो कहीं नहीं दिखी इस बार। लेकिन आपने देखा प्रधानमंत्री जी किस तरह से पूजा कर रहे हैं, योगी जी छतरी लगवा रहे हैं उनकी मूर्तियों पे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंबेडकर जी याद आ रहे हैं, जबकि 2024 आरएसएस वाले रैली निकाल रहे हैं सर सड़कों पे। मैं वही कह रहा हूं कि अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे महापुरुषों, हमारे भी महापुरुष हैं अम्बेडकर जी, अभी तक तो ये मानते नहीं थे, उनको उनकी मूर्तियां तोड़ रहे थे। अब इनको एकाएक ये पता चला है कि अम्बेडकर जी भी हमारे महापुरुष हैं। कहीं ये ना हो कि थोड़े दिन में उनको भगवान बताने लगेंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में अमित शाह जी ने यही टिप्पणी की थी कि अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो, अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो और इसका बड़ा रिएक्शन हुआ था पिछड़ों में और दलितों में, और जो अंबेडकर जी के अनुयायी हैं उसमें बड़ा रिएक्शन हुआ था। उसका भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरा ये था कि एक नया संविधान लाने की बात कर रहे हैं, संविधान में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो उसका भी रिएक्शन हुआ था पिछड़ों और दलितों में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा हानिकारक रहा था। एकाएक पार्टी जो कह रही थी अब की बार 400 पार, वो 300 पार भी नहीं हो पाई और वो बहुमत से नीचे चली गई, 240 पे टिक गई आके। तो आप ये समझिए कि यही कारण था कि आप जो है, जब आपको लगता है कि दलितों का अपमान हो रहा है और आप दलितों का अपमान करके भी चुनाव जीत लेंगे, तब भी उनको अपने साथ ले लेंगे, तो कोई मायावती
की बपौती नहीं है दलित वोटर। मायावती जी बैठी रहेंगी, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनी रहेंगी, खाली ट्वीट करती रहेंगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी साल 6 महीने में बोल देंगी। इससे दलित वोटर नहीं रुक रहा है। देखिए, कोई भी वोटर हो, कोई भी वर्ग हो, सब चाहता है कि हमारे वर्ग की तरक्की कौन कर रहा है, हमारा वर्ग की आवाज कौन उठा रहा है। और आज एक ऑप्शन दलितों को मिल गया है। आज चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से, चाहे वो लोकसभा की पटल पे बात उठानी हो, चाहे कहीं धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे किसी दलित के साथ अगर कोई घटना होती है तुरंत वहां पे स्पॉट पे पहुंचना हो, कम से कम वो ये चीजें कर रहा है। और आज मायावती का दुर्भाग्य देखिए कि किसी भी सदन में उनकी आज उपस्थिति नहीं है। खाली एक मात्र विधायक है उत्तर प्रदेश में उनके, और वो भी अपने बलबूते हैं। वो कोई बसपा के या मायावती के रहमो करम पे है, ऐसा नहीं है। वो तो इनकी खाली पार्टी के पे जीत गए, इनका टिकट मिल गया, जीत गए, नहीं तो वो अपने बलबूते जीते हैं। तो ऐसा कि इतनी बड़ी नेता, इतनी बड़ी पार्टी, 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, प्रधानमंत्री के सपने देख रही हैं, और किसी भी सदन में एक भी उनका सदस्य नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो आप बर्फ में लगे हुए हो इतने दिन से, और एकाएक आप आके इस तरह की टिप्पणी करते हो, तो अब वो पुराने वोटर नहीं रहे। देखिए, जो युवा वोटर है वो बड़ा एग्रेसिव होता है, और वो चाहता है कि हमारा नेता एग्रेसिव हो। जब हमारे वर्ग पे कोई टिप्पणी हो या हमारे बारे में कोई बोले तो उसका जवाब तत्काल मिलना चाहिए, और वो जवाब देने का काम चंद्रशेखर कर रहा है। तो मुझे तो लगता है कि बड़ी सेंध उत्तर प्रदेश में लोकसभा, ये विधानसभा के चुनाव में बड़ी सेंध चंद्रशेखर मायावती के वोट में लगाएंगे, और मायावती का वोट समाजवादी पार्टी को भी बड़ी तादाद पे जाता हुआ दिख रहा है। लोकसभा में गया है। किसी को एहसास नहीं था कि इतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और इतना फायदा समाजवादी पार्टी को हो जाएगा। ये खुद ना अखिलेश जी को एहसास था और ना उनकी पार्टी के किसी नेता को एहसास था। किसी ने सोचा ही नहीं था कि अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत सकती है। तो ये बड़ा बदलाव पिछड़ों और दलितों के कारण ही हमें दिखाई देता है। जी। बिल्कुल। और युवाओं का किस तरह से क्रेज है, हमने तो देखा ना नेपाल में किस तरह से सत्ता उखाड़ फेंकी जेनजी ने, और उसके बाद जो एक युवा चेहरा वहां पर स्थापित हुआ है वो अपने फैसले ले रहा है, अपने तरीके से ले रहा है। मतलब अद्भुत चीज हो रही है हमारे बगल के देश में। और युवाओं का क्रेज, युवा नेताओं का क्रेज हमारे हिंदुस्तान में भी जिस तरह से बढ़ा है, वो भी अपने आप में एक अलग देखने वाला चर्चा का विषय। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।